मियाँ ने कांपते हाथों से फिर लिखा, एरिक, अगर मुझसे गलती हो गई तो, अगर बर्मेल को मेरे बारे में पता चल गया तो, अगर मेरी वजह से क्लैडिन घराना खतरे में पड़ गया तो। उसके आंसू बहने लगे। एरिक ने तुरंत उसे अपने पास खींच लिया। चिंता मत करो मियाँ, भले ही वह राजा को बताए, वह कुछ नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसका मतलब होगा कि उसकी रखेल नामी की साथी थी। वह उसे शांत करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके आंसू नहीं रुके। एरिक ने उसे कसकर पकड़ लिया। यह मेरी गलती है, उसने फुसफुसाया। यह सब इसलिए हुआ क्योंकि मैं नाकाम रहा। फिर धीमी लेकिन मजबूत आवाज में उसने कसम खाई, क्लैडिना के नाम पर मैं तुम्हें हर हाल में बचाऊंगा। उसी शाम एरिक ने ज़ेला को अपनी योजना बताई। मैं कुछ दिनों के लिए बाहर रहूंगा। जब तक मैं नहीं हूं, उसका अच्छे से ख्याल रखना और पता लगाना उसे कौन सा जहर दिया गया था। फिर वह कुलेन की ओर मुड़ा। कुलेन, कोई जवाब मिला। कुलेन ने अफसोस से सांस ली। नहीं मेरे लॉर्ड, उसने कहा कि वह किसी से नहीं मिलेगा। एरिक ने आंखें बंद कर एक पल सोचा। तो हमें उससे चुपके से मिलना होगा। उसका शेड्यूल क्या है? वह आमतौर पर दोपहर में उठता है और सुबह तक नहीं सोता। कुलेन ने कहा, तो मैं कल सूरज ढलते ही निकलूंगा। फिर उसने ज़ेला की ओर देखा। चला, पता लगाओ ऐसा कौन सा नशा या दवा है जो भ्रम पैदा करे, तेज बुखार लाए और शरीर पर बैंगनी निशान छोड़ दे। जेला ने गहरी सोच में भौहें सिकोड़ ली और बोली, जी सर, मैं रिसर्च करूंगी, लेकिन लक्षण देखकर लगता है कि उसे कोई ऐसी चीज दी गई थी जो इंसानों के लिए नहीं बनी। जेला ने दूसरे दैत्यों से मदद मांगी, लेकिन सबने सिर हिला दिया। किसी ने ऐसा पदार्थ कभी सुना तक नहीं था। तब एक महिला ने हिचकिचाते हुए कहा, क्यों ना अपने गुरु से पूछो। जेला सख्त हो गई। उसका गुरु क्रिसेन घराने से था, वही घराना जिसने कभी मियाँ को मारने की कोशिश की थी। ये खतरनाक था, लेकिन उसका गुरु बहुत जानकार था। अगर जवाब मिलने की जरा सी भी उम्मीद थी तो उसे सोचना ही पड़ेगा। उधर शाही निवास में दूर कहीं एक आदमी लंबी सोफे पर बेसुध पड़ा था। चारों तरफ खाली बोतलें बिखरी थीं, बाल उलझे हुए, खोखली आंखें शून्य में टिकी हुई थीं। क्लैडिन घराने से फिर एक पत्र आया। नौकर ने सावधानी से कहा, योर ग्रेस शायद एक बार उनसे मिलने पर विचार करें। उस आदमी ने बिना सिर उठाए तिरस्कार से हंसते हुए कहा, कोई दिलचस्पी नहीं, और शराब लाओ। बटलर झुककर बाहर चला गया। वो आदमी आर्चड्यूक हार्गिल था। उसने थकी हुई लंबी सांस ली। अब उसने उंगली उठाने की भी ताकत नहीं बची थी। तो वो युवा क्लैडिन वारिस उससे क्या चाहता था? तभी अचानक ठंडी हवा के झोंके से पर्दे जोर से हिले और अंधेरे में खड़ा एक साया दिखा। आर्चड्यूक कार्गिन ने हल्का सा सिर घुमाया और बोला, मुझे पता ही नहीं चला कि कोई चोर अंदर आ गया। वो साया आगे बढ़ा। एरिक शांत स्वर में बोला, इस तरह आने के लिए क्षमा चाहता हूं, लेकिन आपने हर अनुरोध ठुकरा दिया। मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। आपसे मिलकर सम्मान मिला आर्चड्यूक कार्गिल। यहाँ आने से पहले एरिक अपनी माँ से मिला था। उसने फाउंडेशन डे की सारी बातें बताईं। लेडी नामी का धोखा, राजा की बढ़ती तानाशाही और मियाँ की लगभग मौत। उसने साफ कहा कि राजा के जुल्म सकते रहना और आपदा का इंतजार करना अब विकल्प नहीं है। मैंने फैसला कर लिया है। एरिक ने स्थिर आंखों से कहा, बर्मेल हमें खत्म करे उससे पहले मैं खुद तलवार उठाऊंगा। लेडी क्लैडिन ने बिना टोके सुना। उसकी भौहें जुड़ी हुई थी। क्या तुम्हारे पास कोई योजना है? एरिक ने सिर हिलाया। उसने बताया कि क्रिस्पेन घराने से मुआवजे के रूप में मांगी गई रकम जानबूझकर इतनी रखी गई थी कि वे चुका ही न सके। आखिरकार उन्हें आकर फिर से बातचीत करनी पड़ेगी, और जब वो दिन आएगा, एरिक बोला, मैं उनकी नई शर्तें एक छोटे से एहसान के बदले स्वीकार करूंगा। लेडी क्लैडिन की आंखें सिकुड़ गईं। एहसान? एरिक ने अपनी पूरी रणनीति समझाई। सब सुनने के बाद उसने गंभीर आवाज में कहा, योजना ठीक है, लेकिन विद्रोह के बाद क्या? आर्चड्यूक कार्गिल अब टूट चुका है। ऐसे इंसान के साथ राज्य चलाना मुश्किल होगा। फिलहाल हमारे पास कोई और विकल्प नहीं है। राजा का काम हमेशा हल निकालना नहीं, बल्कि फैसला लेना होता है। हाँ, ये मुश्किल होगा। ताकतवर लोग बर्मेल के साथ है। क्या तुमने किसी और उम्मीदवार के बारे में सोचा है? लेडी क्लैडिन ने पूछा। एरिक ने सोचा और बोला, सलाकिस का मुखिया काम आ सकता है। लेकिन लेडी क्लैडिन संतुष्ट नहीं दिखी, और सच ये था कि एरिक खुद भी नहीं था। वो भविष्य में कितना काम का होगा ये तय नहीं था, और जिस भविष्य की एरिक कल्पना कर रहा था उसमें सिर्फ उपयोगी होना काफी नहीं था। उसे ऐसा इंसान चाहिए था जिसे कोई नकार न सके। शाही खून वाला, जो एक साथ सारे कुलीन गुटों की आवाज बंद कर दे। और ऐसा सिर्फ एक ही इंसान था जो अभी जिंदा था, आर्चड्यूक हार्गिल। और इसी वजह से एरिक आज रात उस टूटे हुए आदमी की हवेली में आया था जो कभी राजगद्दी का अगला हकदार हुआ करता था। दोनों बैठे थे और हरगिल सामने बैठे एरिक को लगातार घूर रहा था। एरिक का चेहरा गंभीर था, बिना डगमगाए, इतना मजबूत इरादे वाला कि उसे बस देखते रहना ही हर जेव को थका देने वाला लग रहा था। एक लंबी सांस लेकर
उसने अपना सिर सोफे से टिका लिया और आलस भरे हाथ के इशारे के साथ बोला, जब तुम यहाँ तक आ ही गए हो तो मैं तुम्हारी बात कुछ मिनट सुन ही लेता हूँ। उसी इशारे पर अब तक चुप खड़ा बटलर आगे आया और मेज पर रेत की घड़ी रख दी। उसने कहा, लॉर्ड क्लैडन, इनके पास ज्यादा देर बातचीत करने की ताकत नहीं है। कृपया रेत खत्म होने से पहले अपनी बात पूरी कर लें। हरगिल ने नाक से हवा छोड़ी और बोला, ऐसा नहीं है कि मैं जानबूझकर बदतमीजी करना चाहता हूं। मैं बस ज्यादा देर एक जगह शांत बैठ नहीं सकता। अगर बैठा रहा तो भयानक यादें वापस आने लगती हैं, खासकर जब मैं होश में होता हूं। एरिक ने चेतावनी समझते हुए सिर हिलाया और तुरंत बोला, आपने मेरा प्रस्ताव ठुकराया क्यों? हरगिल ने कहा, सीधे मुद्दे पर आ गए हो। ये कहते हुए वह एक और बोतल की तरफ लड़खड़ाते हाथों से बढ़ा और बोला, तुम मुझे इस हालत में देखकर भी सोचते हो कि मैं तुम्हारा साथ दे सकता हूं? मेरे पास तो ठीक से जिंदा रहने की भी ताकत नहीं बची है। साजिश करना तो बहुत दूर की बात है। ढक्कन खोलते वक्त उसके हाथ कांप रहे थे तो एरिक खड़ा हुआ और खुद बोतल खोलने लगा। हरगिल ने उसे देखा और बोला, धन्यवाद, लेकिन मैं बोतल खोलने की नहीं बल्कि गद्दारी करने की काबिलियत की बात कर रहा था। एरिक ने शांत स्वर में कहा, मैं समझता हूं, लेकिन आपने जो थोड़ा सा समय दिया है मैं उसे बर्बाद नहीं करना चाहता। हरगिल गहरी सांस लेकर कुर्सी में और धंस गया और बोला, ठीक है, मान लो किसी तरह मैं राजा बन भी गया तो क्या तुम मुझसे उम्मीद करते हो कि मैं राज करूं जबकि मैं 10 मिनट भी होश में रहकर बातचीत नहीं कर सकता? एरिक थोड़ा रुका, फिर धीरे से पूछा, माफ कीजिए, लेकिन आपके साथ ऐसा क्या हुआ था? कुछ पल हरगिल बस छत को खाली नजरों से देखता रहा, जैसे वह दीवार नहीं बल्कि कोई याद देख रहा हो। फिर धीरे से बोला, जानते हो, मैंने भी कभी बगावत का सपना देखा था। एरिक चुपचाप सुनता रहा। हरगिल भारी आवाज में आगे बोला और बताया कि वह गुइयाल की हत्या की साजिश में शामिल था। ये बात बहुत कम लोग जानते थे। उस समय हाउस क्लाडेना साइट 8 के खिलाफ युद्ध में पूरी तरह उलझा हुआ था। हाउस क्रिसेन बुरी हालत में था, लेकिन इतना बिखरा हुआ कि अकेले कुछ नहीं कर सकता था, और हाउस सेलाकिस तो कब का कमजोर पड़ चुका था। इसलिए आखिरी रास्ता यही बचा था कि रॉयल नाइट्स के कमांडर को अपने पक्ष में किया जाए। एक बार वह मिल जाता तो बस सही समय का इंतजार करना था। उन्होंने राजा बर्मेल को मारने की 5 बार कोशिश की। आखिरी कोशिश में तो वे राजा के शयन कक्ष तक पहुंच गए थे। तभी तिलबर्ग ने धोखा दे दिया। उसने राजा को सब बता दिया और कहा कि वह बस गद्दारों को पकड़ने के लिए नाटक कर रहा था, लेकिन मैं उस पर एक पल के लिए भी भरोसा नहीं करता। शुरुआत में वह हमारी साजिश के लिए जरूरत से ज्यादा उत्साहित था। मुझे सब साफ साफ याद है। हम सब कुछ खत्म ही करने वाले थे कि तभी तिलबर्ग अपने आदमियों के साथ अंदर आया और हमें रुकने को कहा। बोला कि एक हत्यारे ने पहले ही सब कबूल कर लिया है, इसलिए हमें चुपचाप आत्मसमर्पण कर देना चाहिए। उसके बाद उसे हीरो की तरह सम्मान मिला क्योंकि उसने राजा की जान बचाई थी। फिर उसने इनाम के तौर पर उस लड़की को मान लिया। एरिक की पकड़ कस गई। हरगिल ने धीमी आवाज में कहा, वही मेसा, तुम्हारी पत्नी। मैंने अफवाह सुनी है। उसकी आंखों में थकान के साथ हल्की जिज्ञासा थी। तो वह हाउस क्लाडेना की मालकिन बन गई। बताओ लॉर्ड क्लाडेना, वह कैसी है? एरिक के चेहरे के भाव देखकर हरगिल ने सूखी हंसी हंसी और बोला, तो तुम सच में उसकी परवाह करते हो? उसने मेज पर रखी खाली बोतल की तरफ इशारा किया और बोला, वह लड़की इतनी काम की थी कि उसे किसी वफादार कुत्ते को इनाम में दे दिया जाए। राजा ने मौके पर ही तिलबर्ग की मांग ठुकरा दी। हरगिल की नजरें नीचे झुक गई और आवाज और धीमी हो गई। राजा ने उन सब को मरवा दिया जिन्होंने मुझ पर भरोसा किया था। और उसी दिन मैंने एक बात साफ सीख ली, किसी इंसान को मारने के कई तरीके होते हैं। उन्हें कुचला गया, काटा गया, बेरहमी से मारा गया। पूरा मुख्य हॉल खून से भर गया था और उस नरसंहार के बीच कोने में हमेशा बैठी रहती थी वही लड़की। एरिक की आंखें मेसा का नाम सुनकर फैल गई। हरगिल आगे बढ़ते हुए बोला, उस समय जब मेरी संतान को जन्म देने वाली महिला दर्द में मर रही थी, वही लड़की खुशी से हंस रही थी, अनियंत्रित हंसी के साथ हंस रही थी। ये नफरत भरी और घिनौनी दृश्य थी। मुझे पता था कि वो पहले ही पागल हो चुकी थी, फिर भी मैं उसे देखकर घृणा महसूस करने से खुद को रोक नहीं पाया। उसकी आवाज हल्की फटती हुई निकली, क्योंकि जिस महिला पर वो हंसी थी वही महिला होती जो मेरी बगावत सफल होने पर रानी बनती। मेरे जीवन का पहला प्यार, एक महिला जिसे मैं बचपन से ही प्यार करता आया था। उसने कांपती सांस ली, लेकिन बाद में जब मुझे राजा का पसंदीदा तरीका पता चला लोगों को मारने का, तभी मैं उसकी पागलपन को समझ पाया। वो जो झेली वो किसी भी चीज से कहीं ज्यादा भयानक थी
जो मैंने अनुभव की। भयानक, एरिक ने धीरे पूछा, खुद को संभालते हुए। हरगेन की नजरें मिली। राजा की पसंदीदा सजा ये थी। तो अभी के लिए इस पार्ट का एंड यहीं पर करते हैं, और अगर आप वीडियो को यहाँ तक देख रहे हो तो लाइक करना मत भूलना यार, और आगे एपिसोड देखने के लिए सब्सक्राइब।